आज हम व्यतिकरण में यंग का प्रयोग पढ़ेंगे, जिसमें उन्होंने द्विक स्लिट का प्रयोग किया, डबल स्लिट का प्रयोग किया, मतलब दूरी की रेखा छिद्र का प्रयोग किया है। उसके साथ ही हम पथांतर निकालेंगे, फ्रिंज चौड़ाई निकालेंगे। इन सब बिंदुओं पर भी बात करेंगे और चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे ज़रूरी है कि यंग ने अपने इस प्रयोग में उसी प्रकाश का प्रयोग किया है जिसके कला स्थिर हो, आवृत्ति एवं तरंग दैर्घ्य समान हो और जिनमें लगभग आयाम भी तरंगों का समान होना चाहिए। उसी प्रकार की प्रकाश तरंग का इन्होंने प्रयोग किया है। तो प्रयोग में इन्होंने क्या किया है, जैसे यहाँ पर देखें, हम पढ़ क्या रहे हैं, यंग का द्विक रेखा छिद्र प्रयोग, फ्रिंज चौड़ाई मापकर प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना हम लोग पढ़ रहे हैं। अब इसमें क्या है, ये प्रकाश स्रोत है हमारा, क्या है, ये प्रकाश स्रोत है और ये छिद्र है, द्विक छिद्र है, एक S1 और एक S2, ये दो छिद्र हैं और जिनके बीच की दूरियां स्मॉल डी ली गई हैं। अब यहाँ से क्या है कि इससे ठीक कैपिटल डी दूरी पर एक पर्दा लगाया गया है, पर्दे का प्रयोग किया गया है। अब इस पर्दे पर क्या है, जब यहाँ से प्रकाश निकलेगा तो इस छिद्र पर जाएगा और इस छिद्र पर आएगा। तो हाइजेंस के अनुसार यहाँ से द्वितीय तरंगिका का निर्माण होगा। तो यहीं से S1 से द्वितीय तरंगिका P पर जाएगी, S2 से भी द्वितीय तरंगिका P पर जाएगी और इस पर्दे पर कहीं जो है आपको अधिकतम तीव्रता मिलेगी तो कहीं आपकी न्यूनतम तीव्रता मिलेगी। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो डार्क दिख रहा है न्यूनतम तीव्रता है और जो व्हाइट आपको दिख रहा है ये मतलब ये आपकी तीव्रता कैसी है, न्यूनतम है, शून्य है, और ये तीव्रता आपकी अधिकतम है। ये तो डार्क लाइनें जो है न्यूनतम तीव्रता को, शून्य तीव्रता को प्रदर्शित कर रही हैं और ये आपकी व्हाइट जो पूरा है ये आपका जो है अधिकतम तीव्रता को प्रदर्शित कर रहा है। अब क्या किया गया इस चित्र में, क्योंकि स्रोत है, स्रोत से एक सीधे डॉटेड लाइन मध्य से खींचा गया है जो सीधे O पर जा रही है और यहाँ स्लिट या छिद्र को, स्लिट को बिंदु C पर काट रहे हैं। इस तरीके से डॉट लाइन बना लिया गया है। अब दूसरी प्रकार से देखें, ये S1P है आपका और ये S2P है। हम यहाँ पर अपनी सुगमता के लिए, क्योंकि इन दोनों तरंगों को देखें तो S1P और S2P ये आपको अधिक कम दिखाई दे रहा है, S1P, और S2P आपको अधिक दिखाई दे रहा है, जिसके लिए जो ये S2 में P में और S1P में अंतर आ रहा है, उसी अंतर को निकालना है हमें, जिसे कि हम पथांतर नाम देते हैं। अब इसके लिए क्या किया गया, किए हैं, S1 से S2P पर लंब A डाल दिया गया है और यहाँ पर कोणीय चौड़ाई थीटा ले लिया गया, यहाँ पर भी कोणीय चौड़ाई थीटा ले लिया गया। हमारे अध्ययन सुगम हो इसलिए यहाँ से C से P को भी डॉटेड लाइन के द्वारा मिला दिया गया है, जिससे कि हमारे पास त्रिभुज का निर्माण हो जाए। अब हमारा कंप्लीट हो गया है इस चित्र में, ये प्रकाश स्रोत, ये दोनों S1 और S2 छिद्र हैं और यहाँ से हाइजेंस के अनुसार द्वितीय तरंगिकाएं बिंदु P पर मिल रही हैं, पूरे पर्दे पर मिलेंगी, जिससे अधिकतम एवं न्यूनतम व्यतिकरण प्राप्त होगा या न्यूनतम और अधिकतम तीव्रताएं प्राप्त होगी। अब इसके हल के लिए हम देखते हैं, यहाँ चित्र में क्या दिया है, यस प्रकाश का स्रोत है, S1 S2 के बीच की दूरी D है, S1 S2 बराबर D है, CO बराबर कैपिटल D है और OP बराबर X है, ये OP बराबर X है आपका। S2A, हमको S2A ही यहाँ पर प्राप्त करना है पहले, तो जो कि पथांतर है। तो S2A जो है हमारा कब आएगा, S2P, मतलब ये S2P और S1P, ये S1P से माइनस करेंगे तो आएगा और इसके बराबर क्या है, लेमडा है, बराबर पथांतर, यही हमें निकालना होगा यहाँ पर। अब थीटा यहाँ पर दिया गया, थीटा क्या है, दो फ्रिंजों की कोणीय दूरी है या कोणीय चौड़ाई है। अब ज्यामिति से देखते हैं, जो यहाँ पर ज्यामिति आपने बनाई है, ज्यामिति का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ज्यामिति में हमारे पास दो त्रिभुज आए हैं, कौन सा, S1 S2A, ये त्रिभुज, और दूसरा त्रिभुज जो हमारा आया है वो आया है आपका PCO। दो त्रिभुज हमारे पास हैं, दोनों समकोणीय त्रिभुज हैं। अब ये दोनों त्रिभुज हमारे क्या हैं, त्रिभुज S1 S2A एवं त्रिभुज PCO, ये दोनों समरूप हैं। अब समरूपता का यहाँ पर हम प्रयोग करते हैं तो हमें मिलता क्या है कि S2A अपान S1 S2 बराबर
OP/CO। अब ये मिल गया हमारा। तो अब क्या करेंगे, S2A के स्थान पर हम रखेंगे लेमडा और S1 S2 के स्थान पर रखेंगे स्मॉल डी और OP के स्थान पर X और CO के स्थान पर हम रखेंगे कैपिटल D। इस प्रकार से हमें मिलेगा λ/d और बराबर x/d। तो हमारा पथांतर λ बराबर xd/d आ जाएगा। अब दूसरे क्रम में चलते हैं कि जब तीव्रता अधिकतम होगी और न्यूनतम होगी तो हम पहले यहाँ पर दीप्त फ्रिंज की स्थिति जान लेते हैं कि दीप्त फ्रिंज की स्थिति क्या है। तो दीप्त फ्रिंज की स्थिति जब हम जानते हैं तो ये दीप्त फ्रिंज है, इसकी स्थिति जब हम जानते हैं तो ये दीप्त फ्रिंज हमें कब मिलेगा, जब हमारा पथांतर 0 λ 2 λ ऐसे ही आएगा तभी मिलेगा। किस स्थिति के लिए हमें x बराबर m कैपिटल D λ/स्मॉल d आएगा। अब हम क्या करेंगे, m बराबर क्या रख सकते हैं यहाँ पर 0 1 2, क्योंकि m बराबर 0 1 2 रखेंगे तभी हमको ये आपका एक स्थितियाँ प्राप्त होती जाएंगी दीप्त फ्रिंज के लिए। अब m बराबर जब 0 आप रखेंगे तो m बराबर 0 पर जो आपकी दीप्त फ्रिंज मिलेगी उसे हम केंद्रीय दीप्त फ्रिंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, m बराबर 0 पर केंद्रीय दीप्त फ्रिंज हमें मिलेगी। ठीक उसी प्रकार से जब m बराबर 1 लिखेंगे तो हमारा प्रथम दीप्त फ्रिंज मिलेगी। कहाँ पर, m बराबर 0, यहाँ पर m बराबर 0, यहाँ कहाँ पर m बराबर 1, यहाँ पर m बराबर 1 रखेंगे तो हमें मिलेगी। इसी क्रम में हम रखेंगे तो हमें दीप्त फ्रिंजें मिलती चली जाएंगी। अब दूसरी बात करते हैं, हम आते हैं अदीप्त फ्रिंज की स्थिति को समझते और जानते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, x बराबर या ब्रैकेट में m-1/2 ब्रैकेट बंद कर देंगे, कैपिटल D λ/d का प्रयोग कर देंगे। अब यहाँ पर m बराबर क्या रखना है, m बराबर 1 2 3 रखेंगे और इस प्रकार से m बराबर 1 पर जो आएगा वो प्रथम अदीप्त फ्रिंज होगी। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अदीप्त फ्रिंज में हमने क्या लिया है, m-1/2 का प्रयोग किया गया है स्थिति के लिए और m बराबर 1 2 3 रख रहे हैं। वहीं यहाँ पर देखें हम तो यहाँ पर जो है x बराबर m d λ/d और m के स्थान पर 0 1 2 ले रहे हैं। तो यहाँ पर 0 जो है दिखाता है हमारा केंद्रीय दीप्त फ्रिंज। तो हमारा जो दीप्त फ्रिंज आएगी उसी में ही हमारी केंद्रीय दीप्त फ्रिंज रहेगी और अदीप्त फ्रिंज में की स्थिति अपने आप प्रथम अदीप्त फ्रिंज बनेगी, द्वितीय बनेगी, तृतीय बनेगी। लेकिन दीप्त में क्या है, दीप्त में केंद्रीय फ्रिंज बनेगी, उसके बाद प्रथम द्वितीय तृतीय ऐसे बनती चली जाएगी। अब दूसरी बात पर आते हैं हम लोग, क्या, फ्रिंज चौड़ाई। फ्रिंज चौड़ाई W से प्रदर्शित करते हैं हम लोग। तो W बराबर D λ/d। ये क्या है, W यही आपका का है जो आप यहाँ से प्राप्त करेंगे। तो x के स्थान पर W का प्रयोग किया गया है। तो W बराबर D λ/d, क्योंकि फ्रिंज चौड़ाई जो है उसके लिए हम W का प्रयोग करते हैं विड्थ के लिए, इसलिए यहाँ पर W का प्रयोग किया गया। अब हम देखेंगे अगले बिंदु में दो क्रमागत फ्रिंजों की कोणीय दूरी या कोणीय फ्रिंज चौड़ाई। तो कोणीय फ्रिंज चौड़ाई क्या है हमारा, यही थीटा है हमारा, थीटा है हमारा कोणीय फ्रिंज चौड़ाई। तो थीटा बराबर λ/d का प्रयोग करेंगे, या हम अभी यहाँ से देख चुके हैं पीछे कि λ/d बराबर W/d भी होता है। तो कहाँ से पीछे देखें, λ/d बराबर W/d यहाँ से है, इस स्टेप से हमको मिल रहा है कि λd/WD। तो अब हम इसका प्रयोग करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, थीटा बराबर W/d मिल जाएगा। इस प्रकार से यंग ने अपने प्रयोग में ये स्पष्ट किया है कि अदीप्त और दीप्त फ्रिंजें बनती हैं। कहीं पर तीव्रता अधिकतम होती है तो कहीं पर न्यूनतम होती है, शून्य होती है, जिसे कि उन्होंने फ्रिंज चौड़ाई से प्रदर्शित किया। साथ ही यहाँ पर उन्होंने जिस प्रकाश को लिया है वह प्रकाश जो है आपका उसकी जो कला है वो स्थिर होनी चाहिए, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति समान होनी चाहिए, और जबकि आपका तरंग का आयाम जो है वो लगभग समान होना चाहिए। इस प्रकार से यंग ने अपने द्विक रेखीय छिद्र के प्रयोग द्वारा या डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द्वारा यह प्राप्त किया कि किस प्रकार से हमारी फ्रिंजेस बनती हैं और उनका पथांतर होता है और किस तरीके से कोणीय चौड़ाई होती है।